कल राष्ट्रीय पृथ्वी पढ़े थे अपने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय पाठ्यांक को, राष्ट्रीय कैलेंडर है कौन सा हमारा? शक संवत, विक्रम संवत? शक संवत। कब अपनाया गया? 1957, आजादी के 10 साल बाद। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया? पिंगली वेंकैया। सबसे पहले किसने फहराया था? भीकम जी कामा, जर्मनी। ठीक है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात बता दिया था, 3:2। ठीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी, शायद नहीं लिखा था, लिख लेना। उस समय हॉकी को क्यों राष्ट्रीय खेल बनाया? तो पुराने ओलंपिक गेमों में लगातार हॉकी में दबदबा भारत का रहा था, इस वजह से बना दिया गया। दूसरा एक व्यक्ति थे मेजर ध्यानचंद, उनकी वजह से हमारा बड़ा नाम हुआ इस खेल में, इसी वजह से क्या बना दिया। ठीक है। और आप बता सकते हैं राष्ट्रीय दिवस कितने होते हैं हमारे? 3। कौन कौन से? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ठीक है। राष्ट्रीय रुपया मतलब राष्ट्रीय चिन्ह, भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपया वाला जो साइन है भारतीय रुपये का, वो किसने दिया है? ये वाला साइन देखा है? ये किसने दिया है? आज हम लोग नए संसद भवन पे भी चर्चा करेंगे। लिखो लिखो, भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा। देखो, भारतीय रुपए को 15 जुलाई, भारतीय रुपए के चिन्ह को ऐसे तो भारतीय रुपए के चिन्ह, इसको बना लेना। भारतीय रुपए के चिन्ह, इसको बना लीजिएगा। चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। ये चिन्ह डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया। चिन्ह डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया। डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया। ठीक है। अगर पूछे ये कैसे बना है तो देवनागरी लिपि, जानते हो इस लिपि को? नहीं लिख तो रहे हो। देवनागरी लिपि में रा और रोमन लिपि में डंडा जो बीच का है, ये रोमन लिपि का डंडा लिया है और इन दोनों से ही मिला के हमारा क्या बन गया है? ये साइन बन गया। ठीक है। तो लिख लेना देवनागरी और रोमन लिपि, रोमन लिपि। इस साइन का डिजाइन इन दोनों से मिलके बनता है, लिपियों से। सर 2010 बोलो। 2010। अगर आपसे प्रश्न करे कि भारत में रुपया सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। याद रखना, उसने 3 चीजें चलाई थी, नोट करके लिख लो। एक व्यक्ति था शेरशाह सूरी। ठीक है, इसने नोट करके लिखो। इसने चलाई थी अशरफी रुपया और दाम। सोने की होती थी अशरफी अमीर आदमी के लिए, चांदी का होता था रुपया और तांबे का क्या होता था? दाम। तो नोट करके लिखना, भारत में सर्वप्रथम रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया था। 1540 से लेकर 1545 तक गद्दी पर बैठा है ये। ठीक है। किसे हराया था शेरशाह सूरी ने? हुमायूं। तो भारत में सबसे पहले रुपया इसने अमीर लोगों के लिए क्या चलाई? मध्यम वर्ग के लिए, गरीब आदमी के लिए
इसीलिए गरीब आदमी दुकान पे जाके क्या पूछता है, भैया इस चीज का दाम कितना है। कभी से ये प्रथा चली आ रही है, ठीक है। शेरशाह सूरी बाबर की सेना में एक सैनिक था और बाद में इसी के बेटे को हुमायूं को हराता है। दो युद्ध आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे, एक 1539 चौसा का युद्ध। इस युद्ध, दोनों युद्ध इसके हुए किसके खिलाफ थे? हुमायूं। इस युद्ध में हुमायूं जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागा, गंगा नदी में गिर गया था और गंगा नदी में एक निजाम नाम के भिश्ती ने इसकी जान बचाई। और जब जान बचाई तो राजा था, तो पूछा भाई बदले में क्या चाहिए, तो उसको बदले में एक दिन का राजा बनाया। एक दिन का राजा, जैसे नायक पिक्चर देखिए अनिल कपूर एक दिन के सीएम, वो कहां से लिया? सबसे पहले इसी ने बनाया था राजा। और उसने एक दिन का राजा बनते ही चमड़े के सिक्के चलवाए। काय के सिक्के चलवाए? उसने राजा बना, कुछ ऐसा काम कर जाए इतिहास में नाम आ जाए तो आज भी उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, जितने भी मुगल थे ना, मुगल जब पढ़ोगे तो इनकी जो ताकत थी वो क्या थी? भारत में तोपों का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? मुगल। अब चूंकि शेरशाह सूरी इनकी सेना में भी रह चुका था तो इसे पता था जब तक तोपें हैं तब तक मुगलों को हराना मुश्किल है। इसीलिए इसने हमला उस समय किया जब बारिश हो रही। बारिश के समय तोपें चल नहीं पाई और बड़ी आसानी से शेरशाह सूरी ने किसे हरा दिया? फिर दोबारा 40 में भी हरा दिया। 40 का युद्ध था बिलग्राम का। और उसके बाद जो हमारा हुमायूं था वो भारत छोड़ के भाग गया 10 साल के लिए, और उसकी जगह गद्दी पे कौन बैठ गया? शेरशाह सूरी। इसको शेरशाह क्यों कहा जाता था? इसका नाम तो ओरिजिनल फरीद खां था। शेरशाह क्यों कहा जाता था? बताते हैं इसने शेर की गर्दन को एक ही बार से काट दिया, तभी से इसको उपाधि मिल गई शेरशाह, ठीक है। चलो कोई इतिहास में पढ़ना। फिलहाल आ जाओ, हम लोग शब्दावली कर रहे थे शब्दावली। चलिए डालिए हेडिंग। शब्दावली में पहला आज डालिए प्रस्ताव। आज का पहला टॉपिक प्रस्ताव, ठीक है। देखा होगा बहुत, संसद में ये प्रस्ताव रख गया, संसद में वो प्रस्ताव रख गया। लिखो, संसद को दी गई लिखित जानकारी को प्रस्ताव कहते हैं। संसद को दी गई लिखित जानकारी को प्रस्ताव कहते हैं। आपके मन में जो क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। संसद को दी गई लिखित जानकारी को प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द विधेयक। विधेयक देखिए, जब किसी प्रस्ताव पर सही है सर, जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा होती है तो उसे विधेयक कहते हैं। जब किसी प्रस्ताव पर संसद में चर्चा होती है तो उसे विधेयक कहते हैं। अगला छोटा सा शब्द आ गया अधिनियम या कानून। लिखेंगे जब किसी विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा पारित कर दे व राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे, स्वीकृति दे दे, तो इसे क्या कहते हैं? अधिनियम या कानून कहते हैं। अधिनियम या, ठीक है। समझ गए कैसे एक प्रस्ताव कानून बनता है?
जानकारी दोगे, वो प्रस्ताव, उस पर चर्चा कर ली, कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन लेके आए तो उसका मतलब वो प्रस्ताव लाया, हम सब ने उस पर चर्चा करी तो विधेयक हो गया, उस विधेयक पे सर्वसम्मति से सब राजी हो गए तो क्या हो जाएगा, काम। ठीक है, अगला लिखिए अस्थायी अधिनियम, अस्थायी कानून, अस्थायी कानून या अध्यादेश, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे ध्यान है। कोई बच्चा बताएगा कौन से आर्टिकल में? हाँ 123। ठीक है, तो ऐसे याद रखने, राष्ट्रपति जारी करता है, उधर राज्यपाल, वो 213। हाँ ठीक है, लिखेंगे किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए, किसी आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए, आपात स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून, राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अस्थायी कानून अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश को कितने दिन के अंदर संसद से पास कराना होता है? ऑप्शन दो, 30 दिन, 60 दिन, 6 माह, नन ऑफ द एबव। 6 दिन सर, 6 माह, 6 माह कितना है? 6 माह ना, 6 माह वाले सारे गलत, 30 दिन वाले भी सारे गलत, 6 दिन, 6 दिन, 60 दिन वाले भी गलत, 6 दिन सर। और जेई क्वेश्चन पिछली वैसे याद ना रहे ना, तो ये सारी वीडियो पढ़ती है सुनते के चैनल पे देखना, मैंने जेई क्वेश्चन में यही ऑप्शन दिए थे तुम्हें, और इसमें से चौथा ऑप्शन कुछ और था, और मैंने बताया कि 6 सप्ताह, हाँ एक व्यक्ति को याद रखना, 6 सप्ताह। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा था और आंसर भी चारों गलत बताए थे मैंने। ऐसा होता है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपने जैसे हुमायूं पढ़ा, किसी प्रश्न का आंसर बातें नहीं, आप ऑप्शन वाले में होता क्या बच्चे के साथ, तुमने किसी क्वेश्चन का आंसर हुमायूं पढ़ लिया, अब आगे कोई भी प्रश्न आए अगर उसके ऑप्शन में हुमायूं है तो तुम लगाओगे हुमायूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये बिल्कुल जांची पर की चीज, तुम्हारे साथ नहीं सबके साथ होके आती है। अगर उस चीज की अच्छी नॉलेज होगी तो नहीं होगा ऐसा बनना कि अगर आधा पता है तो भैया वो ले जाएगा 1 नंबर, तुम जोड़े बैठे होगे +1 वर्ग -3 से देगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द डालिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, देखिए किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। किसी मंत्री से स्पष्ट जानकारी के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अगला ध्यान प्रस्ताव, ध्यान प्रस्ताव। ठीक है, लिखेंगे किसी जरूरी मुद्दे पर, किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना, किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। लाया जाता है। मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है, मंत्री को स्पष्टीकरण देना होता है।
ठीक है। अगला कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, नाम से ही बताओ। कार्य को क्या कर दिया जाएगा, संसद में पहले से मान लो कोई कार्यवाही चल रही है तो उसको रोक दिया जाएगा। ये तब लाया जाता है जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, ठीक है। जैसे अभी संसद में कुछ बहस चल रही है, मान लो चाइना हमला कर दे, तो वो बहस जरूरी होगी कि चाइना को रोकना, तो उस स्थिति में क्या लाया जाएगा कि भैया जो पहले से चल रही है उसे रोक दीजिए और उस मुद्दे पर लिखिए। लिखेंगे सरकार, या ऐसे लिखो, किसी आपातकालीन स्थिति पर चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। आपातकालीन स्थिति पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। इसे लाने के उपरांत या इसे लाने के पश्चात संसद में चल रही पहले से कार्यवाही रोक दी जाए। संसद में चल रही, इसे लाने के पश्चात संसद में चल रही या पहले से चल रही कार्यवाही को रोक दिया जाता। उदाहरण लिख लो, विदेशी आक्रमण। उदाहरण विदेशी आक्रमण। ठीक है। अगला लिखो कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, 2-3 और शब्दावली है, ठीक है। कटौती प्रस्ताव लिखेंगे सरकार जब बजट से अधिक धन की चर्चा करती है, सरकार जब बजट से अधिक धन की चर्चा करती है तो विपक्ष उस धन में कटौती के लिए कटौती प्रस्ताव लाती है। तो विपक्ष उस धन में कटौती के लिए कटौती प्रस्ताव लाती है। कटौती के लिए कटौती प्रस्ताव लाती है, ठीक है, लाती है। अगला लिखिए निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, देखिए जब कोई मंत्री अपने कार्यों को ठीक से नहीं करता तो उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। जब कोई मंत्री ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता तो यह प्रस्ताव उसके विरुद्ध लाया जाता है। प्रस्ताव पारित होने पर, प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री को त्यागपत्र देना होता है। अगर पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ है तो पूरी मंत्रिपरिषद, अन्यथा वही मंत्री। प्रस्ताव पारित होने पर उस मंत्री को त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। अब 2 समझ लो पहले, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूजन वाले हैं। एक है अविश्वास प्रस्ताव, और एक है विश्वास प्रस्ताव। पहले एक उदाहरण से समझो। मेरे पास 10 रुपए है, मान लो जेब में रखे हैं, मुझे पता है, और तुम मुझसे कहो कि नहीं आपके पास 10 रुपए नहीं है, तो मैं के लिए क्या दिखाऊंगा अपना, नहीं मेरे पास है, और तुम मुझ पर क्या करोगे, यानी जिस पर भी वो चीज होगी, यानी जिस पर बहुमत होगा वो क्या लाएगा, और जिस पर बहुमत नहीं होगा वो क्या लाएगा। आगे बात समझ, बस कंफ्यूजन इतना ही होता है कि लाता हो। तो ये हमेशा लेके आती है कौन, विपक्ष पर। विपक्ष लेके आएगा, और किसके खिलाफ, जो पक्ष में हो।
यानी जो सत्ता जहां होगी पक्ष। जैसे इस बार मोदी जी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और हमारे नीतीश कुमार से गठबंधन है। अब मोदी जी को तो विश्वास है कि मेरे पास सरकार है, लेकिन धोखे से नीतीश चुपचाप जाके मिल जाए किससे, इंडिया गठबंधन से। अब इंडिया गठबंधन को क्या हो जाएगा कि भैया मैं तुम्हारे खिलाफ क्या ला रहा हूँ कि भैया तुम पे बहुमत नहीं, तो उनके खिलाफ लाया जाएगा। अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। ठीक वही मोदी जी से जब कहा जाएगा कि भैया तुम दिखाओ बहुमत है, तो मोदी जी क्या दिखाएंगे, उनके विश्वास है तो ये साबित करेंगे। अगर ये भी साबित नहीं कर पाए तब की सरकार, दोनों हालतों में अगर पारित हो गए तो सरकार, ठीक है। तो डालिए अविश्वास प्रस्ताव। कोई कंफ्यूजन हो फिर से पूछ लो, कोई और उदाहरण दे लें। अविश्वास प्रस्ताव लिखो, इसे विपक्ष दल सत्ता दल के विरुद्ध लाता है। विपक्ष दल सत्ता दल के विरुद्ध लाता है। विपक्ष दल सत्ता दल के विरुद्ध लाता है। और विपक्ष यह कहता है कि हम इस सरकार पर अविश्वास करते हैं। यदि सत्ता दल बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार गिर जाती है। गिर जाती है। सरकार गिर जाती है। तो मुझे खुद याद नहीं रहता। सत्ता दल बहुमत साबित नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाती है। हाँ, सत्ता दल अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। अब तक कितनी सरकारें गिर चुकी हैं अविश्वास प्रस्ताव? पहली तो उनकी थी, वैसे ध्यान नहीं है, लेकिन 3 या 4 है। देख लेंगे एक बार, कंफ्यूजन है उसमें थोड़ा। क्योंकि 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साबित होने, वोटिंग होने से पहले दे दिया, तो उनको गिना नहीं जाता है। दिक्कत ये है। ठीक है, अगला लिखिए विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव देखिए, जो सरकार सत्ता में होती है वह यह विश्वास दिलाती है कि हमारे पास बहुमत है। जो सरकार सत्ता दल में होती है वो यह विश्वास दिलाती है कि बहुमत हमारे पास है। बहुमत हमारे पास। यदि वह यह साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। यदि वह साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगला डालिए सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट देखेंगे अर्थशास्त्री के संथानन। अर्थशास्त्री के संथानन, अर्थशास्त्री के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। ये लिखा है, अर्थशास्त्री के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। ठीक है, अगला डालिए किचन कैबिनेट।
किचन कैबिनेट, लिखेंगे प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, ये शब्दावली हो गई। किताब देना एक बार देखने, कोई और शब्द बच रहा हो। कुछ शब्द बच रहा हो, आप बताओ, कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो। कितने से थे? 217 से थी ना। मैं एक बार बोलते जा रहा हूँ, अगर ना एक आधे घंटे की चर्चा और लिख लो, वो भी नहीं लिखो। आधे घंटे की चर्चा रह गया था, किताब खोलने से पहले याद आ गया। आधे घंटे की चर्चा, ठीक है। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक, पढ़ लिया और उस दिन तो समझ में आ गया, लेकिन अगले दिन आपको कोई कंफ्यूजन हुआ, तो अगले दिन आपको जो कंफ्यूजन होगा आप मुझसे पूछोगे, तो मैं कहूँगा यार अगर मैं सबको ऐसे बताऊंगा तो क्लास का टाइम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा करते हैं, लास्ट का आधा घंटा रख लेते हैं, उस पर क्या कर लेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही संसद में क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में तो दिन डिसाइड है, सोम, बुध और शुक्र। इन दिन क्या होगा, जो भी पहले का कोई डाउट है तो वो लास्ट के आधे घंटे में क्या कर लेंगे। राज्यसभा में सभापति कोई दिन चुन लेता है कि भैया इस दिन ऐसा रख लेंगे डाउट सेशन, और 5:30 से 6 बजे तक क्या कर लेंगे, चर्चा। तो इसी को क्या बोलते हैं, आधे घंटे की चर्चा। तो लिखेंगे जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले, दे दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह के 3 दिन, मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, एक दिन छोड़ के सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। तथा राज्यसभा में ऐसी चर्चा नियत दिन, या राज्यसभा में ऐसी चर्चा नियत दिन जिसे सभापति द्वारा तय किया जाएगा, नियत दिन जिसे सभापति द्वारा तय किया जाएगा, होती है। सामान्यतः ये 5:30 से 6 बजे होती है। सॉरी, सामान्यतः ये 5 से 5:30 बजे के बीच होती है, तय किया जाएगा। सामान्यतः यह 5 से 5:30 बजे के बीच होती है। ठीक है, किसी भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं, तारांकित हो, अतारांकित हो, अनुपूरक हो, कोई भी डाउट। प्रश्नकाल, अच्छा तो उस समय शायद तुम आए नहीं होंगे। जैसे एक साल में 3 बैठकें होती हैं। एक साल में अगर सत्र की बात करें, एक पूरे साल में सत्र मतलब बैठक सदन की कितनी बताई थी बेटा? 3। कौन कौन सी? बजट सत्र, मानसून सत्र। भाई बजट आता है फरवरी में, मानसून जून जुलाई में।
मानसून सत्र सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा होता है शीत सत्र। चल रहा है इस समय, किसान दोबारा से घेरने पहुंच गए दिल्ली, सुना नहीं सुना? हाँ चलिए, तो ये तो एक साल की कार्रवाई है, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से समय ज्यादा नहीं। लेकिन अगर एक दिन की कार्रवाई हमने बताई थी, शुरू का पहला घंटा क्या था? प्रश्न का। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? तो 3 तरीके के प्रश्न, तारांकित, अतारांकित और अनुपूरक। तारांकित, अतारांकित 2 याद रखो। जिनके जवाब तारांकित मतलब जिन पे स्टार बना दिया, तारा बना दिया, तारांकित। जिनके जवाब मौखिक चाहिए वो तारांकित, और जिनके जवाब लिखित चाहिए वो अतारांकित। ठीक है, 12 से 1 बताओ क्या था? शून्यकाल, बिल्कुल ठीक। दुनिया को अगर पूछे, दुनिया को भारत की देन क्या है पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में, तो शून्यकाल भारत नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद हो जाता है 2 से 6, 1 से 2 इनका लंच होता है, 2 से 6 मुख्य कार्यवाही का। ठीक है, देखो लंच के 11 बजे पहुंच रहे हैं, फिर 1 बजे लंच हो जा रहा है। ठीक है, अरे कुछ सोचो नहीं सोचो। और इनका जो लंच है वो IRCTC तैयार करती है, मतलब इतना 5 स्टार होटल का खाना इनको फ्री के भाव में खिलाएगा। क्यों? लीडर है हमारे नेता। ठीक है, चलिए अब अपना जो नया संसद भवन है आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी सुख सुविधाएं दी है वहां, हर सांसद का पर्सनल केबिन होगा, सोच के देखो। ठीक है, चलो लिख गया ये। और कोई शब्द मैं बोलता हूँ, अगर कोई डाउटफुल लगे तो बता देना। स्थगन प्रस्ताव कल हो गया था, संचित निधि जानते ही हो, आकस्मिक निधि जानते ही हो, आधे घंटे की चर्चा हो गई। विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक हो गए, धन विधेयक हो गया, अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान जानते हो? जैसे बजट में मान लिया, मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा या किसी ने आपसे कहा कि भाई कितना खर्चा लग जाएगा किताबें खरीदने में, तुमने कहा लगभग 1000 रुपए। ठीक, और लेकिन लग गए कहाँ कितने? 1100। तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा चाहिए, तो फिर कौन सा बजट आएगा ज्यादा पैसे लाने के लिए? अनुपूरक। याद रहेगा। ठीक है, ऐसी बजट लाती है सरकार कि भैया इतना खर्चा होगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा हो जाए। ठीक है, चलिए कटौती अभी लिखवाई दिया। बजट सत्र जानते ही है, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव भी जानते हैं। इसमें तो बहुत अजीब अजीब दे रखे हैं, ज्यादा याद। एक ये लिख लो, ये अच्छा, गुलेटिन लिखो, गुलेटिन। ये SSC का पूछा हुआ है, गुलेटिन, गला घोटू, गुलेटिन। देखो, गुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है, गुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक ना निपटाई गई हो, जो नियत तिथि तक ना निपटाई गई हो, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, बिना चर्चा के लिए ही मतदान के लिए रखा जाता है। बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, मतलब उनमें चर्चा नहीं होगी, सीधे क्या कराइए? वोटिंग करा दीजिए सीधे। वो इनमें से 4 प्रस्ताव देगा कोई, और एक तरफ बुलेटिन लिख देगा कि भैया बताइए इनमें से कौन है जिसमें चर्चा नहीं होती, तो बुलेटिन। ठीक, और मैं शब्द बोल रहा हूँ, कोई शब्द हो तो बता दीजिएगा, या आप लोग भी खुद देख लीजिए। गणपूर्ति, प्रश्नकाल, जवाब समूह, सचेतक, त्रिशंकु, लो देख लो, कोई शब्द लगे बता दो। वैसे नहीं है, मेन इतना ही है, जबरदस्ती ज्यादा करने से फायदा नहीं है। अब डालिए हेडिंग, उप प्रधानमंत्री। आजकल ट्रेंड नहीं देखते हो, डिप्टी CM। अब आपने देखा कि महाराष्ट्र में सरकार बनी है, तो हमारे बीजेपी के फर्नांडिस क्या बने हैं? CM। हालांकि शपथ कब लेंगे? उप प्रधानमंत्री। आर्टिकल बता दो, पार्टी मिल जाएगी तुम्हें आज, मैं दे दूंगा इसका आर्टिकल जो बता दो।
तुम्हें फोन छूट है, फोन से चेक करके बता दो। इसीलिए तो नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आर्टिकल होता तो अब तक हम पढ़ चुके होते, ठीक है। तो इसकी चर्चा किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसका मतलब ये संवैधानिक पद बस दिल रखने के लिए। जब एक पद के 2 उम्मीदवार हो, एक पद के 2 उम्मीदवार हो, क्योंकि दोनों को तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, तो दूसरे का दिल ना टूटे, तो इस वजह से उसे क्या कह देते हैं, इसकी संविधान में कोई चर्चा ऐसी जैसे डिप्टी सीएम बनते हैं, उप मुख्यमंत्री, इनकी भी संविधान में कोई चर्चा अगर हुई होती तो हम जरूर पढ़ के आए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर प्रधानमंत्री देश के बाहर है तो देश को संभालने का काम किसको दे दिया जाता है। अगर ये नहीं है, जैसे इस सरकार में प्रधानमंत्री कोई नहीं है, तो वो जिम्मेदारी गृह मंत्री की आती है। किस पे आती है? अब तक 7 उप प्रधानमंत्री रहे, याद रहेगा, लिख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, लिखेंगे। संविधान में इस पद का कोई जिक्र नहीं है, संविधान में इस पद का कोई जिक्र नहीं है। यह पद निरंतर अस्तित्व में नहीं रहा है, यह पद निरंतर अस्तित्व में नहीं रहा है, निरंतर अस्तित्व में नहीं रहा है। समय समय पर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती रही है, समय समय पर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती रही है। पहले लिखिए, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष बताया ही था हमने, आयरन मैन। दूसरे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, तीसरे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौथे जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम। पांचवें वाई बी चौहान, वाई बी चौहान। छठे देवीलाल, कौन से सर? देवीलाल। और लास्ट आखिरी थे लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, परिसीमन लिखवा दिया था आपको, नए संसद भवन की जरूरत क्यों हुई, उसमें परिसीमन का काम है, डिटेल लिखवाई थी। चौथे परिसीमन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, अब तक 4 बार हुआ है, नहीं लिखाई थी? हाँ या ना, कुछ तो बोला करो। दायरे में रहेगी परिसीमन, परिसीमन। परिसीमन बताया था, शायद 2-3 लाइनें लिखाई थी, वैसे नहीं लिखवाया था। ठीक है, परिसीमन आयोग। चर्चा अगर पूछ ले कभी आर्टिकल में तो पहले पढ़ा चुका होगा, आर्टिकल 82। हालांकि इसकी चर्चा निर्वाचन आयोग में भी हुई होगी, निर्वाचन आयोग में भी हुई होगी, लेकिन जितनी डिटेल से नहीं बताया होगा, डिटेल से आज बता दे रहे। ठीक है, क्या होता है पहले छोटा ही बता दो, जो बताया था। परिसीमन क्या होता है, जैसे देखते हो आज कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, या राज्यसभा की कितनी है, 31। ठीक है, या फिर पीलीभीत का क्षेत्र, एक सांसद पीलीभीत से चुना जाता है, तो कहीं तो पीलीभीत खत्म होता होगा, तो कौन सा क्षेत्र पीलीभीत में आएगा,
तो ये क्षेत्र का निर्धारण और सीटों का निर्धारण करने का काम किसका है? परिसीमन आयोग का है कि भैया निर्वाचित क्षेत्र और निर्वाचित सीटों का निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन आयोग। ठीक, इन्होंने ये कहा था कि भैया हर 10 साल के बाद आप परिसीमन करना, क्योंकि हमारे यहाँ जनगणना कितने साल बाद होती है, लेकिन अब तक परिसीमन 4 बार ही हो पाया। ठीक है, अब तक कितनी बार हो पाया है? तो आखिरी वाला परिसीमन हुआ था कुलदीप सिंह की अध्यक्षता पर। उन्होंने कहा था 2026 तक अब कोई बदलाव नहीं होगा। 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा, यानी अब जो सीटें हैं, जैसे लोकसभा में कितनी है 543 और राज्यसभा में कितनी है 245, इन सीटों में अब बदलाव होने वाला है 2026। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ी है, ये पहले से घटी है, तो जाहिर सी बात है सीटें बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ेंगी। आगे बात समझ में? और जब सीटें बढ़ेंगी तो जो हमारा पुराना संसद भवन है वहां इतने लोगों के बैठने का इंतजाम नहीं, इसी वजह से हमें जल्दी में लाना पड़ा कौन सा? नया संसद भवन। ठीक है, कब उसका उद्घाटन हुआ, किसने किया, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं नई, वो सारी देखेंगे। पुराने संसद भवन कब बना, उसको किसने उद्घाटन करा, सब सारी। ठीक है, तो पहले ये थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद उसे लिखते हैं। लेकिन परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। लिखिए, संसद इसके लिए विधि का निर्माण करती है। संसद इसके लिए विधि का निर्माण करती है। इसके लिए विधि का निर्माण करती है, यानी कानून कौन बनाएगी? संसद। ठीक है, अगला लिखिए, परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को, परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर परिसीमन आयोग ने कह दिया पीलीभीत का क्षेत्र इतना है तो इतना ही रहेगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते उसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। अगले आंसर लिखेंगे, अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। देख लीजिए कब तक किया गया है, 52, 62, 73, 2002। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 81 में, पूरी तरह से निर्धारित व्यवस्थित जनगणना को याद रखना। क्या समझ गया? लिखिए नोट करके, 84 में संविधान संशोधन, 84 में संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों को निर्धारित कर दिया गया। 84 में संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया।
जो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा, जो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। हाँ 2001 पे, अभी 1971 वाली चल रही है, अब आएगी तो 2001, भले अपडेटेड 11 है, अब हो नहीं तो 21 वाली भी चाहिए थी, जनगणना ही नहीं हो पाई। ठीक है, डालिया फोर्थ परिसीमन आयोग, चौथे के बारे में कुछ लिखवा देते हैं जो लेटेस्ट आया। फोर्थ परिसीमन आयोग, फोर्थ परिसीमन आयोग गठन कब किया गया, अभी बता दिया 2002। अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह, जस्टिस कुलदीप सिंह, चाहो तो लिख लेना जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस कुलदीप सिंह यानी न्यायाधीश। लिखिए इसमें 22 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों का परिसीमन किया गया। व 2 केंद्र शासित प्रदेशों का परिसीमन किया गया। अगली लाइन से लिखिए 6 राज्य जहां परिसीमन नहीं हुआ। नहीं हुआ। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 असम, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 5 नागालैंड और नंबर 6 मणिपुर। ठीक है, डाले नया टॉपिक, डालिए हेडिंग नया संसद भवन। सर इसका नाम बदल दिया है कि संविधान भवन? संविधान भवन तो पुराने वाले का 28 मार्च 2023 मई। ठीक है, बताओ कुछ इसके बारे में, तो हम देखें आगे बताएं, हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। कुछ आपको जानकारी है नए संसद भवन की? किसने प्रोजेक्ट लिया था, किसने डिजाइन किया, कितना खर्चा आया है, क्या शेप दी गई है, कितनी सीटें हो सकती है लोकसभा में, कितनी राज्यसभा में, कितना खर्चा किया गया है। एक नई चीज दक्षिण चोल राजवंश की यहाँ पे लाई गई है। ठीक है, कोई आइडिया नहीं? सबसे पहले लिखो नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, आप बताओ। नया घर आपको क्यों चाहिए होता है? एक कारण तो नहीं बताया सर, पुराने घर में सर रहने से ज्यादा लोग, हाँ, सीटों की संख्या बढ़ रही है। पहले तो लिखो जरूरत क्यों पड़ी। पहला तो चलो यही रीजन हो गया, लिख लेना अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब क्या हो जाएंगे, सांसदों के बैठने के लिए कम व्यवस्था हो जाएगी।
तो और बताओ, पुराना संसद भवन 1927 में बना था, लगभग आज 100 साल होने जा रहे हैं। कितने साल हो गए? और 100 साल में कोई भी बिल्डिंग क्या हो जाएगी? आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें होते हैं भूकंप जोन, भूकंप जोन 1 2 3 4। उस समय वो भूकंप जोन 2 में आता था तो इतनी चिंता नहीं थी, अब वो भूकंप जोन 4 में आता है। तो सुरक्षा चिंताएं बहुत है कि भैया 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, कभी भी जान माल की क्या हो सकती है, हानि, तो सुरक्षा चिंताएं। तीसरा, ऐसा नहीं सांसदों के अलावा और वहां कोई कर्मचारी नहीं होता, बहुत कर्मचारी हैं, लेकिन उनके भी बैठने, दिन पे दिन संसद का काम ही तो बढ़ते जा रहा है, तो दिन पे दिन काम बढ़ेगा तो कर्मचारियों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं। तो दो चीजें मेन है, एक तो पुराना हो चुका है और दूसरा जगह क्या पड़ रही है। आप भी नया घर क्यों बनाते हो? यही दो रीजन होते हैं, भाई लोग ज्यादा हो गए या फिर घर बहुत ज्यादा पुराना। ठीक है, तो लिखो पहला, सांसदों के बैठने की जगह कम, सांसदों के बैठने की जगह कम। दूसरा, व्यथित बुनियादी ढांचा या पुराना बुनियादी ढांचा। व्यथित बुनियादी ढांचा। तीसरा, सुरक्षा चिंताएं, जनता को कुछ हो जाए, नेताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा चिंताएं। चौथा, कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र, कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र। पुराना वाला इसमें खाली होंगे, नए वाले बैठे होंगे। उसका काम नए वाले में बैठे, उसको पुराने वाले की अब क्या होगी, मरम्मत होगी, उसको एक स्टोर के रूप में प्रयोग करा जाएगा। और वो विचार कर रही है सरकार, अब उससे क्या बना दिया है, म्यूजियम। जितने हमारे कार्यक्रम है, संसदीय कार्यक्रम, वो वहां की है। ठीक है, अभी उस पर विचार था, पहले तो उसकी मरम्मत। ठीक है, चलिए नए संसद भवन पे आ जाते हैं। तो नए संसद भवन को अगर पूछ ले डिजाइन किसने किया है, यानी वास्तुकार कौन है इसका, डिजाइन किसने किया है यानी आर्किटेक्चर कौन है बताए। ये है विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। और ये कहाँ के हैं? तो गुजरात के। कहाँ के हैं? आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सुना है, उसका भी जो डिजाइनर है वो यही है। पहले लिखो इनके बारे में एक तो लाइन और लिखा देते। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के भी लीडर यही है। नए संसद भवन को देखिए, विमल पटेल ने काशी कॉरिडोर को भी डिजाइन किया है। विमल पटेल ने काशी कॉरिडोर को भी डिजाइन किया है। काशी कॉरिडोर कहाँ है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, काशी कॉरिडोर को डिजाइन किया है। अगला लिखो सेंट्रल विस्टा परियोजना। सेंट्रल विस्टा परियोजना या सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। विमल पटेल ने डिजाइन किया है। मतलब उनके जो उसका वो जो पुनर्विकास हुआ है, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? हमारे विमल पटेल। सेंट्रल प्रोजेक्ट। अरे बताया नहीं काशी विश्वनाथ कहाँ है? अरे तो इतना डाउट क्यों? तुम लोग को सच में नहीं पता है? कुंभ कितनी जगह लगता है वो पता है जगह है? कितनों को पता है? एक को नहीं पता है। लेडीज फर्स्ट और कहावतों में रह गए तुम लोगों के लिए। चलो कोई नहीं, ये चीजें पता करो। मिनी कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं ये पता करो। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो जो गवर्नमेंट सत्ता में हो उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें हो वो तुरंत पढ़ो। आपको पता है ये धर्म पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जितने कॉरिडोर अयोध्या मंदिर आप देख ही रहे हो जगह जगह, तो धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी कंपटीशन में आएंगे।
क्या थी? क्यों सर? 2025 सर उसमें से जिला विजन बनना है सर? हाँ सर, एक हाँ जिला बनना है एक नया। अभी बना नहीं है, जब तक कोई चीज बने ना तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जितने बने उतने याद करना। 76वें जिले की बात चल रही संसद भी है। सर नियुक्त हो गया सर उसमें। हैं? टीम वगैरह नियुक्त हो गए। शांत भवन सर उसके DMS के 4 द्वारा नियुक्त हो गए। नियुक्त हो गए। हाँ, अभी सर, बना गाँव- कहाँ किया? सर बना नहीं, DMS भी तो नियुक्त हो गए वहाँ के। सर गाँव नियुक्त में नहीं हो गया, वो कर दिया होगा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग बनेंगे वहाँ के। आप देखो जब तक चीज प्रमाणित ना हो जाए तब तक कंपटीशन में नहीं आएगी, इसकी चिंता छोड़ो। ठीक है, चलो लिखो आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को, था कोरोना टाइम था, जी 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली के एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तुलना कर लेते हैं। नए संसद भवन की अगर मैं बात करूं तो नए संसद भवन को खर्चा लगभग कितना आया है? कितना आया होगा? पुराने संसद भवन में कितना खर्चा आया था? लिख लीजिए। 80 लाख बोलेंगे। तो उस जमाने में 100 साल पहले 83 लाख की वैल्यू नहीं देखोगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इधर वाली आप लिखो, कुल सीट लोकसभा अधिकतम कितनी है? 550, राज्यसभा 250। 384। इसकी आकृति कैसी है नए वाले की? ट्रायंगल, त्रिभुजाकार। और इसकी आकृति कैसी है? सर्कुलर या गोलाकार। ठीक है, लिखिए फिर आगे और बताते हैं। क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। 64,500 स्क्वायर मीटर। फिट नहीं होगा, मीटर होगा यार, फिट तो बहुत छोटा हो गया। स्क्वायर मीटर 47,500 स्क्वायर मीटर।
नए संसद भवन में जो लोकसभा है वो मोर की डिजाइन पे डिजाइन किया गया, अभी लिखवा देंगे, और राज्यसभा कमल की थीम पे डिजाइन किया गया। ठीक है, तो बहुत कुछ है, कोई दिक्कत यहाँ तक? वैसे टोटल 1200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक। ये प्रोजेक्ट है, किस कंपनी को गया था? टाटा कंपनी को, वो भी अलग दिखा देंगे क्योंकि वो चीजें अलग है। डिजाइनर कौन थे अभी लिखा है, इसके डिजाइनर नीचे लिख लो आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी लिखा है विमल पटेल, और उसके कौन थे? लुटियंस, एक और था नाम हार्वर्ड लुटियंस, और दूसरे कौन थे? हार्वर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियन, एडवर्ड लुटियन और हार्वर्ड बेकर। सर जी अंग्रेज थे? हाँ अंग्रेजी थे। पुराना संसद भवन में तो हम गुलामी थे, उन्हीं ने तो बनाई थी बेटा, उनने बनाई थी तभी 100 साल चल भी गई। ठीक है, कहते पुल नहीं चलते सर। तुमने बहुत चीजें अंग्रेजों की देख ली होंगी बनी हुई, अभी भी कोई खराब थोड़ी ना हुई है, फिर से सही हो जाएगी। सर हमारे यहाँ से बना है सर, वो जब लगा लेते थे तो यहाँ जगतियापुर के पास सर बना है। पोल देख लो, पोल अभी भी तो बहुत है। सर इसमें टोटल सीटें 1200 हैं, दोनों को जोड़ने में सर ज़्यादा 1272 हो रहा है। अच्छा देखो, ये इनमें अलग से हॉल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ मतलब इनके लिए जो अलग से हॉल है उसमें 800, इनके लिए कोई अलग हॉल नहीं है। लोकसभा को ही इतना बढ़ाया जा सकता है, मतलब ये मत सोचना दोनों को जोड़ के लिख रहे हैं। अरे संयुक्त बैठक होगी जो, संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक के लिए यहाँ स्पेशली हॉल है जिसमें सेंट्रल हॉल जिसे कहते हैं, सेंट्रल हॉल, उसमें कितनी सीटें हैं? 800। यहाँ कोई स्पेशल हॉल लेंगे जो लोकसभा है 888, इसी की सीटें बढ़ाकर कितनी कर जा सकती हैं? 12। ठीक है, तो ये अलग से हॉल लेंगे, बस इतना ध्यान रखना, इसलिए वो 1200 लिखते। ठीक है, चलिए लिखेंगे अगली पॉइंट। पुरानी संसद भवन, पुरानी संसद भवन की आधारशिला, पुराने संसद भवन की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के, किंग जॉर्ज पंचम के, किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी। किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी। तुम ऐसा करो, वहां पर कुल सीटों में 1272 कर लो, कंफ्यूजन ना हो, मैं एक लाइन लिखा दूंगा क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन दूर हो गया, बाद में आएगा। तो आप 1272 कर लो, जोड़ के ही लिख लो, मैं आगे लिखवा दूंगा हॉल के लिए अलग से। ठीक है, क्या लिखा? हाँ, किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई। अगली लाइन से लिखो, नई संसद भवन, सॉरी नई क्यों बोल रहा हूँ, पुरानी, पहले भी पुराना बोला। हाँ, तो इसमें ही पुरानी लिखो। पुरानी संसद का निर्माण कार्य 6 वर्ष, 6 वर्ष 12 फरवरी 1921 से लेकर 18 जनवरी 1927, ब्रैकेट में डाल लो 6 वर्ष में पूर्ण हुआ, में पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो पुरानी संसद भवन की जो स्थापना थी वो किसके स्वागत में रखी गई? जॉर्ज पंचम की। जॉर्ज पंचम आएंगे और इसकी आधारशिला रखेंगे, जैसे हमारे मोदी जी ने अभी रखी है। लेकिन जॉर्ज पंचम किसी कारण आ नहीं पाए, तो उनके एक प्रतिनिधि आए थे डू, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो वही लिखेंगे, पुरानी संसद की आधारशिला, पुरानी संसद की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के प्रतिनिधित्व करने वाले, किंग जॉर्ज पंचम के प्रतिनिधित्व करने वाले
ड्यूक ऑफ कनाड, ड्यूक ऑफ कनाड, ड्यूक ऑफ कनाड, ड्यूक ऑफ कनाड ने 12 फरवरी 1921 को रखी थी, 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। और कहा था कि यह भारत के, और कहा था कि यह भारत के पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में, भारत के पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा, पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। ठीक है, 1921 उसी समय चल रहा था हमारा सहयोग आंदोलन, चल रहा था। अगला पॉइंट लिखो, पुरानी संसद भवन का उद्घाटन पुरानी संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को, 18 जनवरी 1927 को तात्कालिक वायसराय, 1927 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। फिर से बोल दूं, पुरानी संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। गांधी इरविन समझौता पढ़ोगे, ठीक है, इतिहास में पढ़ोगे गांधी इरविन समझौता। किसी समय अगर चाहते गांधी जी तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और राजगुरु को बचाने की उम्मीदें थी इसी समय। ठीक है, आगे लिखिए, वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे, वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे काउंसलिंग हाउस कहा था, काउंसलिंग हाउस कहा था। काउंसलिंग हाउस कहा था। ठीक है, डालिए अगला पॉइंट। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारी लोकसभा कौन सी चल रही है इस समय? है लोकसभा इस समय कौन सी चल रही? 18वीं। याद रखना। तो लिखो, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलांकर थे, गणेश वासुदेव मावलांकर। गणेश वासुदेव मावलांकर, जीवी मावलांकर। अगला पॉइंट लिखो, नए संसद भवन की स्थापना के समय लोकसभा अध्यक्ष, हालांकि है अभी भी वही, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय, उद्घाटन के समय उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। ओम बिरला है अभी भी वही। एक नई चीज इस समय प्रथा में आई है, राजदंड या सेंगोल। देखा है? देखा? किसने देखा है? नहीं देखा? अरे ऐसे अब मैं कैसे बना सकता हूँ। एक छड़ है, इसके ऊपर नंदी की तस्वीर बनी है। काय की बनी है? नंदी। अब तक बुरा भी नहीं होता नंदी। अब समझ जाओ फिलहाल, ठीक है? काय की तस्वीर है। ऐसा था, ये कहां से आया? चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य सुना होगा, इतिहास में पढ़ोगे। उनकी
कौन सी सेना होती है, जल सेना, बहुत तगड़ी थी। तो चोल साम्राज्य में जब एक राजा दूसरे राजा को क्या देता था, सत्ता देता था, तो ये राजदंड देता था उसे कि भैया मैं अपनी सत्ता क्या कर रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ, अब पूरी सत्ता के राजा कौन हो तुम। तो जब अंग्रेज हमें छोड़ के जा रहे थे 1947 में, उस समय भारत के गवर्नर थे कौन हमारे, माउंटबेटन, ठीक है। और पीएम बनने वाले थे पहले सभी को पता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो एक व्यक्ति का नाम आपने और सुना होगा जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पूरा नाम, ठीक है। तो जब ये जा रहे थे तो माउंटबेटन ने कहा कि भैया हम लोग अंग्रेज जा रहे हैं आपको सत्ता सौंप के, तो जो सत्ता सौंपने जा रहे हैं इसका कोई प्रतीक होना चाहिए, कोई सिंबल होना चाहिए। तब राजगोपालाचारी ने इनको सलाह दी कि भैया चोल साम्राज्य में लोग सत्ता सौंपते थे तो क्या देते थे, सेंगोल। तो राजगोपालाचारी के कहने पर माउंटबेटन ने सेंगोल किसको दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू को दिया और सत्ता दे दी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से ये सेंगोल या राजदंड कहाँ रखा था, इलाहाबाद के संग्रहालय। और अब जब नई सत्ता का उद्घाटन हुआ तो मोदी जी ने इसको दिया हमारे ओम बिरला जी को, जो कि वर्तमान हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे। याद रहेगा, तो 2 लाइनें लिखेंगे। सेंगोल चोल साम्राज्य से आया हुआ प्रतीक है, सेंगोल चोल साम्राज्य से आया हुआ प्रतीक है, चोल साम्राज्य से आया हुआ प्रतीक है, जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न, संपदा से संपन्न। और यह नीतिगत शासन का संदेश देता है, और यह नीतिगत शासन का संदेश देता है, नीतिगत शासन का संदेश देता है। ठीक है, देखो सेंगोल को चोल राजवंश में या चोल वंश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, अगली लाइन से लिखेंगे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने, भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को, राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की इस परंपरा, लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण की इस परंपरा को करने की सलाह दी, सत्ता हस्तांतरण की परंपरा को करने की सलाह दी थी। ठीक है, माउंटबेटन ने इस सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। माउंटबेटन ने सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। ठीक है, अगली लाइन से लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से यह सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था। इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था।
इलाहाबाद संग्रहालय में रखा है। ठीक है, अगले लिखेंगे वर्तमान या नए संसद भवन के उद्घाटन के समय या नए संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा। इनको क्यों सौंपा? सत्ता तो मोदी जी के हाथ में है। जो लोकसभा है ना, वो जनता का सदन है और उसके लीडर कौन है? इसी वजह से। तो सर उस समय जवाहरलाल नेहरू को क्यों दिया वहाँ? उस समय चुनाव नहीं हुए 1947 में, तो उस समय जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, क्योंकि पहले चुनाव भारत में कब हुए? 1952 में कब हुए, इस वजह से। ठीक है, जैसे कुछ लोग कह नहीं देते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, लेकिन पहला चुनाव जब खत्म हुआ तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी। ठीक है, तो कोई बात कहो उससे पहले उसके पीछे का कारण जान। ठीक है, तो नए संसद भवन की कुछ और पॉइंट है वो लिख लीजिए, ऐसे करके लिखते जाना, पॉइंट बना के। जैसे डिजाइन तो लिख लिया है, स्थान तो पता ही होगा, नई दिल्ली। हाँ वो तो कोई कॉमन नहीं, जो पुराना संसद भवन है उसके पड़ोस में ही बना हुआ। ठीक है, अब तो हमारा संविधान भी उठा के नए संसद भवन में रख दिया गया। काय के बॉक्स में रखा जाता है? हीलियम। ठीक है, चलो ऐसे करके लिखो निर्माण कंपनी। किस कंपनी ने निर्माण किया? निर्माण कंपनी। कैच करके लिखो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। निर्माण कंपनी कैच करके टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। निर्माण नींव। 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2000। निर्माण कार्य शुरू 10 दिसंबर 2020। निर्माण कार्य शुरू 10 दिसंबर 2020। निर्माण कार्य पूर्ण। निर्माण कार्य पूर्ण 20 मई 2023। पहले सोचा गया था ना इसका निर्माण 1 साल में हो जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण ये डिले हो गया। ठीक है, 2023। उद्घाटन तारीख। तेज बोल रहा हूं, हल्के हल्के लिखो। उद्घाटन तारीख 28 मई 2023। ठीक है, उद्घाटन करता नरेंद्र मोदी, वो तो लिखवा दिए, चाहो तो लिख लो। लिखो कुल मंजिल 4। कितने मंजिला है? 4 मंजिल। कुल मंजिल 4। लोकसभा कक्ष सीटें। लोकसभा कक्ष सीटें 1272 सीटें हैं, सब वो नहीं बोल रहा हूं, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रवेश द्वार लिखिए 3 प्रवेश द्वार। 3 प्रवेश द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। 3 द्वार है। ज्ञान, शक्ति, कर्म। ठीक है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अगला पॉइंट लिखेंगे नए संसद भवन में लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर सजाया गया। नए संसद भवन में लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर
के थीम पर सजाया गया है। मोर के थीम पर सजाया गया है। मोर के थीम पर सजाया गया है तथा राज्यसभा को राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर सजाया है। राष्ट्रीय पुष्प तथा राज्यसभा को कमल के राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर सजाया गया। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अभी टाइम ढूंढना हो गया। अब बताइए टॉपिक आपका कौन सा रह रहा है? बताओ भाई, किताब है उसमें देख लो। कौन सा रह रहा है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद वैसे तो कराई दिए, मेन बताने हैं, वैसे तो लिखवाए भी मेन ही। महत्वपूर्ण अनुच्छेद चलो बता देंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बच्चा आया ही जिस पे किताब है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब आप में से है किसी पे? एसएससी के प्रीवियस ईयर हो केवल पॉलिटी है कल ला सकते हो? ले आओगे? नहीं, मैं पीवी से लाने में बड़ी दुविधा होगी, तो ले आना। जितने जो भी किताब हो सब ले आना। PYQ वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, ठीक है? चाहे वो MTS के हो, चाहे CHSL के हो, चाहे CGL के। सर इसमें तो नहीं होंगे? इसमें प्रीवियस ईयर देखें, GD के होंगे। हाँ, SSC है वो। ओजोन मंडल ज्योग्राफी क्यों बोलती है मेरे आगे? सर वो शुरुआत से देख लीजिए, लिखा है। भारतीय राज्य व्यवस्था 126। हाँ, इसमें GD के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप बता भी सकते हैं। पूछना शुरू करें, उम्मीदों पे खरे उतरना तुमको। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत। कानून का शासन किसी भी की नींव, खाली जगह नींव है, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। साम्यवाद, एकतंत्र, अधिनायकवाद, लोकतंत्र। लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर होता है? बस भाषा का थोड़ा बहुत होगा, इसीलिए करवाने होते हैं। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? प्रस्तावना, संविधान का पहला मसौदा, भारतीय संविधान, परिग्रहण का साधन। संविधान ही तो बनके तैयार हुआ था। 1984 हस्ताक्षर। संसद किससे मिलके बनती है? ये तुम कर दोगे सर। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? आज कितने हैं? 448। आज कितने हैं? 448। शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में? 21। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? ये इसमें तो GD में सरल आते हैं क्वेश्चन, इसमें भाषा वाले नहीं, ये फैक्ट वाले हैं। 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पदनिरपेक्षता और अखंडता। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के। बताया था, लिखवाया भी था, ब्रिटेन से दिया है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राज्य विधायिका के निम्न सदन को नहीं, निम्न सदन को विधानसभा। लोकसभा वैसे विधानसभा।
73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में खाली जगह स्तरीय शासन प्रणाली है। 1 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 2 स्तर। 3 स्तर कौन कौन से? भारत सरकार, राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय स्वशासन। अब पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था भी आ गई तो 3 शासन हो। पहले द्वैध शासन था, लेकिन 73वें और 74वें के बाद 3। भारतीय संविधान के खाली जगह के संशोधन ने अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया। अभी पढ़ाया था 104वां संशोधन, आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और पूछूं, बढ़िया प्रश्न नहीं मिल रहा है। दीदी जैसे बहुत है 4 संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? ऐसे प्रश्न वही बताओ। 11 और बताओ। ऑप्शन 22 तक है, कोई सा बता दो। नंबर किताब बंद कर दी। अरे ऐसा समझो, भारतीय न्यायपालिका किस भाग में है? 5 में। वही लैंग्वेज देखो घूमी हुई थी तो आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो सर्वोच्च पर कौन होता है? ठीक है, चलिए बाकी कल आप क्या करेंगे? महत्वपूर्ण अनुच्छेद और कल हम थोड़ी संविधान की विशेषताएं और करा देंगे आपको। ठीक है, सर 3 मिनट हो जाए।